अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज इंशाल्लाह अगेन हम अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन के सवाल को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट आई थिंक 2 क्वेश्चन हमारे हो गए थे 2 ईयर के, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, देखा होगा। अगर उसमें किसी क्वेश्चन में आपको कोई मसला है, कोई डिस्कस करना है, तो फील फ्री आप लोग कभी भी व्हाट्सएप पे हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट कोई भी क्लियर ना हो कोई बात भी तो आसानी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फौरन उसका रिप्लाई दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट, राइट। एक और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, आज देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, और इसमें देखते हैं कोई नई बात डिस्कस की जाती है या नहीं। 2014 रेगुलर का पेपर मेरे पास है इस वक्त, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को 2014 रेगुलर, और क्वेश्चन नंबर है इसका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 8 नहीं, ये है 2 का बी पार्ट है स्टूडेंट, 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन 2 है और इसका बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। इसके 2 पार्ट आए थे क्वेश्चन नंबर 2 इस साल में। पहले पार्ट में वॉचर सिस्टम है और दूसरे पार्ट में बैंक रिकॉन्सिलिएशन है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास ये सवाल 2 पार्ट में आए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बहुत ही रेयर होता है, राइट। लेकिन 90% बल्कि 95% मैं कहूंगा कि आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन का सवाल स्टूडेंट हमेशा पूरे 20 मार्क्स का कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है, राइट स्टूडेंट, राइट। तो 2014 का पेपर आप लोग प्लीज निकाल लें, मैं आपको शेयर भी करूंगा स्क्रीन पे, पूरा सवाल देख लीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर उस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं फिर वही बात करूंगा, हमेशा मेरा सवाल के अंदर पिछली क्लास का 2-4 मिनट रिकॉल करना एक लाजमी होता है स्टूडेंट। वजह ये होती है कि ताकि नए स्टूडेंट मेरी बात को समझ सकें कि हम लोग क्या हमारी स्टार्टिंग क्या थी, हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, राइट। हम जो है वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार बताया जाता है। हमारा सवाल है जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, राइट स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन का नाम है। और बात कई दफा ये बात डिस्कस हो चुकी है कि रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है, सॉरी कॉन्सिलिएशन का जो मतलब होता है कि अगर हमारे पास 2 एक जैसे या 2 चीजें 2 आइटम बनाने को दी जाए, 2 अलग अलग पार्टी को, यानी कि बनाने वाले 2 अलग अलग हों, लेकिन उनको स्टफ या मटेरियल एक जैसा दिया जाए, उनको डिजाइन एक जैसा दिया जाए, राइट। लेकिन जब वो दोनों पार्टी उस आइटम को तैयार करके सामने रखें तो उन दोनों आइटम में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाए, फर्क आ जाए, राइट। जब फर्क आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी पार्टी ने उस आइटम को एज पर डिजाइन नहीं बनाया है, राइट, डिजाइन को फॉलो नहीं कर रहे। अगर एक पार्टी का डिजाइन फॉलो नहीं हो रहा, दूसरे का हो रहा है, तो एक पार्टी से कहेंगे कि अपनी आर्टिकल के ऊपर दोबारा काम करके इसको एज पर डिजाइन कंप्लीट करें, और अगर दूसरी पार्टी का नहीं है तो उससे भी यही कहेंगे। इस तरह दोनों पार्टियों का अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आ रहा है अपने ओरिजिनल डिजाइन के अगेंस्ट, तो फिर क्या करेंगे, दोनों पार्टी वर्क करेंगी दोबारा से और उसको एक ऐसी शक्ल में लेकर आएंगी कि दोनों पार्टी के आर्टिकल्स बिल्कुल ओरिजिनल डिजाइन को फॉलो करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसे कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन, एग्री स्टूडेंट, राइट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है वो भी मैं बताता हूं आपको जी। तो ओवरऑल बैंक रिकॉन्सिलिएशन से मतलब ये होता है कि जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं कंपनी का, तो हम जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू कर रहे होते हैं, यानी कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते रहते हैं, हम कराते हैं, हमारा कस्टमर जमा कराता है, या कहीं से भी हमें जहां से पैसा रिसीव होना होता है वो हमारे डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हो रहा होता है, राइट। इसी तरीके से हम जिसको भी पेमेंट करनी होती है, चाहे वो हमें सप्लायर को पेमेंट करनी हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी हो, राइट, हमें अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी हो, कोई किसी तरह की भी पेमेंट करनी हो, डायरेक्ट हम कहां से बैंक के थ्रू करवाते हैं। तो पूरा महीना बैंक के साथ हमारी 2 तरह की ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं, यानी कि डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल पेमेंट्स। ये दोनों काम बैंक कर रहा होता है, तो हमारे कहने पे करता है, जो हम एक्ट करते हैं, जो हम काम करते हैं, वही बैंक रिकॉर्ड कर लेता है। जब दोनों जगह एक जैसा काम हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि बैंक का एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ बैलेंस और हमारी कैश बुक का बैलेंस सेम होना चाहिए। लेकिन 90% बल्कि 95% आप देखेंगे कभी भी
बैंक का और आपके पास मौजूद कैश बुक का बैलेंस एक जैसा नहीं होता स्टूडेंट। तो इसी सिलसिले में हम उस बैलेंस को एक जैसा लाने के लिए एक नया प्रोसेस करते हैं, दोबारा से काम करते हैं दोनों किताबों में कि किससे क्या गलती हो गई है। उस गलती को तलाश करके हम लोग उस बैलेंस पे पहुंचते हैं जो ओरिजिनल दोनों के सेम होना चाहिए। जब हम दोनों के बैलेंसेस सेम कर देते हैं स्टूडेंट तो उसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन। सही स्टूडेंट्स, क्लियर है? राइट स्टूडेंट, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास सवाल बैंक रिकॉन्सिलिएशन का। आप देख सकते हैं बी पार्ट है इसका, जहाँ से शुरू हो रहा है, ऑन कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंट्रीज विद दोज ऑफ द बैंक स्टेटमेंट ऑफ नज़ीर एंड कंपनी ऑन जनवरी 6, 2015 फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। देख रहे हैं स्टूडेंट? तो ये हमारा एक सवाल आपके सामने पूरा मौजूद है जिसके अंदर टोटल 6 ट्रांजैक्शंस दी हुई है और नीचे रिक्वायर्ड है प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन जनवरी 6, 2015। राइट, क्लियर है स्टूडेंट? पूरा सवाल आपको क्लियर हो रहा है? 5 ईयर से तो नो डाउट उधर से देख लीजिएगा, लेकिन अगर इन केस 5 ईयर्स नहीं है तो ये स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट डाउन कर लिएगा या राइट डाउन कर लिएगा, जो आपको आसान लगे ये सवाल अपने पास रिकॉर्ड कर लिएगा, ताकि इसको हम देख के अपना इसको हम सॉल्व करेंगे। देख लिया स्टूडेंट? अब मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ और आपको तरीक़ेकार पता है कि कैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे स्टेटमेंट बनती है। फिर भी हम अगेन बना रहे हैं ताकि आप रिकॉल कर लें। जिस स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे स्टूडेंट। हमारे पास कंपनी का नाम है नज़ीर एंड कंपनी, नज़ीर एंड कंपनी, राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, राइट? या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और थर्ड में हमने बताया था डेट लिखेंगे, और डेट कैसे लिखेंगे? फॉर द मंथ करके, फॉर द मंथ जनवरी 6, 2015 की इन्होंने डेट कही है कि इस डेट को हमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना है, राइट स्टूडेंट? जी जनाब, इस फॉर्म में बना लिया करें, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हो जाती है, बेहतर हो जाता है। यकीनन एग्जामिनर को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं थोड़ी प्रेजेंटेशन के साथ। यहाँ पे आप पार्टिकुलर मेंशन कर दें, ये आपकी है कैश बुक, ये आपकी है पासबुक। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंसेस गिवन होता है वो किस शक्ल में होता है और उसकी साइड क्या होती है, सब मैंने आपको बताया था, याद है? तो देखिएगा, हम सवाल पढ़ रहे हैं, आपने अपना सवाल ओपन कर लिया है, मैं पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखा हुआ है, ऑन कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक एंट्रीज विद दोज ऑफ द बैंक स्टेटमेंट of Nazir and Company on January 6, 2015, following differences were found, right student? सबसे पहले नंबर 1 में कहते हैं कैश बुक बैलेंस 31,800, कैश बुक बैलेंस 31,800। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इस बैलेंस के साथ देखिए, कैश बुक का बैलेंस तो बता रहे हैं, ना तो इसके साथ डेबिट लिखा है, ना क्रेडिट लिखा है, ना पॉजिटिव लिखा है, ना नेगेटिव लिखा है, ना फेवरेबल लिखा है, ना अनफेवरेबल लिखा हुआ है। जब कोई भी बात मेंशन ना हो बैलेंस के साथ, राइट, कोई भी साइन मेंशन ना हो, तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, मतलब कैश बुक का पॉजिटिव डेबिट में होता है, राइट स्टूडेंट? ओके, तो सबसे पहले हमने यहां लिख लिया बैलेंस एज पर, राइट,
तो हम देखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक जो है पॉजिटिव है, हमने लिखा 31,800। ओके स्टूडेंट, इसी के बाद सेकंड ट्रांजैक्शन लिखा है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 9,400। जबकि 6 जनवरी को बैंक से पूछा गया बैलेंस, तो बैंक कहता है मेरे पास बैलेंस आपका है 9,400। हम कहते हैं आज 6 जनवरी को बैलेंस होना चाहिए 31,800। देखिए कितना ग्रेट डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमारी परेशानी की बात है, हम तो सोचे इतना बैलेंस मौजूद है, लेकिन हम किसी को चेक भी दे सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, इतना बैलेंस है। लेकिन इसी दिन 6 जनवरी को बैंक बोलता है भाई सिर्फ 9,400 पड़े हुए हैं। आप तो यकीनन थोड़ी देर के लिए वो कर जाएंगे, थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कल को मैं किसको चेक दूं, कैसे चेक इश्यू करूं, राइट। तो यकीनन इसी चीज को मानने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए कि अगर मैं गलत हूं या बैंक गलत है या दोनों गलत हैं, इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन का सहारा लेते हैं। और जब रिकॉन्सिलिएशन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा, बैंक भी इस बात पे मानेगा सही है ये बैलेंस था, मुझसे गलती हुई, हम भी कहेंगे ये बैलेंस था, हमसे गलती थी, राइट। तो वो जो गलतियां हुई हैं, जो मिस्टेक हुई हैं, जो एरर हुए हैं, वो सब आपको नीचे दे देगा। आपने एक एक करके पढ़ना है और तमाम पिछली बातें याद रखना है कि कौन सी चीज कहां पे ऐड या लेस करते हैं, राइट। ओके, तो स्टूडेंट बैंक के बैलेंस के साथ भी ना डेबिट है ना क्रेडिट है, ना पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है, ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है। तो कोई सेम बात कि जब बैंक के बैलेंस के साथ कोई साइड, कोई साइन मेंशन ना हो तो हमेशा उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और बैंक का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है, राइट स्टूडेंट। तो हमने बैंक में भी बैलेंस 9,400 दिखा दिया और प्लस की शक्ल में। ओके स्टूडेंट, क्लियर है बात, शाबाश। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आगे ट्रांजैक्शन देखते हैं स्टूडेंट कि अब अगली ट्रांजैक्शन जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे क्या क्या हैं, तो देखिएगा। कहता है नंबर 3 पे, चेक फॉर ₹9,500 deposit into the bank was wrongly entered in the bank statement as for ₹5,900, राइट स्टूडेंट। कहता है कि हमने एक चेक जमा करवाया बैंक में, जो चेक हमें कस्टमर से मिला, कहीं से मिला, क्लाइंट से, वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया। उस चेक की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 9,500 रुपए। क्लियर, 9,500 का एक्चुअल वैल्यू का था, बट और बैंक में डिपॉजिट करा दिया। यहां बताया जा रहा है कि बैंक से गलती ये हो रही है कि जब बैंक स्टेटमेंट हमने मांगी 6 जनवरी को, तो उसमें इस चेक नंबर का, जो चेक नंबर जमा कराया था, ये चेक बैंक वालों ने 5,900 रुपए से हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया। आनी बात समझ स्टूडेंट, यानी कि हमने चेक ओरिजिनल दिया था 9,500 का, यानी कि एक्चुअल हमारा क्या था, एक्चुअल था हमारा, एक्चुअल डिपॉजिट्स करवाया है। याद होगा आपको मैंने फॉर्मूला समझाया था स्टूडेंट, एक्चुअल डिपॉजिट करवाया 9,500 का, बट बैंक ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डेड अमाउंट जो है वो बैंक ने अपनी किताब में मेरे अकाउंट में ऐड किया 5,900। तो स्टूडेंट बैंक की गलती है, यकीनन मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब इस तरह की गलतियां है कि एक्चुअल अमाउंट ज्यादा हो, रिकॉर्ड कम या ज्यादा कर लिया हो, राइट, यानी कि जो भी एक्चुअल अमाउंट हो, जब उसको कोई भी किताब गलत रिकॉर्ड कर ले, तो आपने हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन की स्टेटमेंट में क्या करना है, ट्रीटमेंट कि उन दोनों के बैलेंस को, उन दोनों के डिफरेंस को हमेशा यहां पे रिकॉर्ड करना है। तो देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, 9,500 माइनस 5,900, तो 3,600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट। अब क्या कहते हैं आप लोग कि 3,600 बैंक की गलती है, बैंक ने हमारे अकाउंट में इतने प्लस करने चाहिए थे, राइट, ये प्लस करना चाहिए था, ये रिकॉर्ड करके बैठ गया, ऐड से कितने किए, तो 3,600 बैंक वाला बताए स्टूडेंट मेरे अकाउंट में मजीद ऐड करे या लेस करे, जी शाबाश, ऐड करेगा, बिल्कुल ऐड करेगा सर, बिल्कुल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ये ऐड करेगा, एरर, इसको हम एरर का नाम देंगे। और आगे एक और बात लिख दें, अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट, के अमाउंट को अंडरस्टेट कर दिया था, इस वजह से दोबारा से हम ऐड कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट। कितना ऐड कर रहे हैं पासबुक में,
3,600 रुपए हमारी पासबुक में ऐड होगा। क्लियर स्टूडेंट? राइट, फर्स्ट वन। सेकंड आगे देखिएगा। सेकंड कहता है स्टूडेंट नंबर 4, check of rupees 8,000 issued in settlement of account payable was erroneously entered in cash book rupees 3,000। स्टूडेंट ये बात तो समझ में आ गई है। अब जरा देखें क्या हो रहा है। इसी तरह की गलती दोबारा हो रही है, और लेकिन इस दफा गलती किससे हो रही है वो आपके सामने है। A check for rupees 8,000 issued settlement of account payable। आपने राइट चेक इशू करने की पावर आपके पास है, कैश बुक वाले के पास है। आपने एक चेक इशू करा, इशूड चेक किया आपने अपनी एक पार्टी को, अपने सप्लायर को पेमेंट के लिए, और वो चेक ओरिजिनल आपने इशू करा 8,000 रुपए का। जब 8,000 रुपए का चेक इशू करा स्टूडेंट, तो यकीनन आपने कैश बुक से भी 8,000 रुपए ही लेस करने चाहिए थे। लेकिन कहता क्या है आगे, was erroneously entered in the cash book। लेकिन erroneously मतलब गलती से हमारी कैश बुक में, राइट, कैश बुक में वो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डेड अमाउंट, ये एक्चुअल अमाउंट है, राइट स्टूडेंट, ये एक्चुअल इशूड अमाउंट चेक का 8,000 का, रिकॉर्डेड अमाउंट जो हमारी कैश बुक में हो गया वो हो गया 3,000। क्लियर है? तो अगेन स्टूडेंट वही बात कि हमेशा अगर है कोई अमाउंट एक्चुअल हो लेकिन रिकॉर्ड वो ज्यादा या कम हो जाए, तो आपने हमेशा रिकॉन्सिलिएशन की स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट क्या करना है, हमेशा दोनों अमाउंट का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या आ रहा है इस दफा? 5,000। ये तो आपको बचा गया, बहुत सिंपल है, डिफरेंस लेना है। लेकिन थोड़ी सी यहां पे एहतियात दिखाना है कि आपने सही जगह पे ऐड या लेस करना है। तो अब क्या करना है, 5,000 लेस करने थे, लेकिन सिर्फ आप 3,000 अपनी कैश बुक से लेस करके बैठे हुए हैं। जब आपको बाद में इस चीज का एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, तो आपने क्या किया, 5,000 रुपए आज आपको पता चला, तो मजीद क्या कर देंगे स्टूडेंट, सर लेस कर देंगे, बिल्कुल कैश बुक से लेस कर दें। ये भी एरर है, राइट। और इस एरर के आगे भी हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, दोबारा वही वर्ड, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट। तो हमने अमाउंट को अंडरस्टेट कर दिया था अपने पास रिकॉर्ड करते हुए, तो 5,000 रुपए हमारी कैश बुक से माइनस की जाएगी, राइट स्टूडेंट? क्लियर है? राइट, आगे देखिएगा, 5 मिनट लगेंगे। नंबर 5 पे देखिएगा स्टूडेंट। 5 में कह रहा है नजीर and company had an error in recording a payment to supplier 13,500 whilst the check was issued for correct amount 15,300। देखिए स्टूडेंट, ये जो गलती बता रहा हूं मैं, नंबर नेक्स्ट पढ़ रहा हूं, फिर ये ऊपर वाले से ही मैच कर रही है, राइट। बिल्कुल वही अमाउंट है, बिल्कुल इस तरह से ट्रीटमेंट करना है जैसे नंबर 4 पे आपने किया है स्टूडेंट। दोबारा पढ़ रहा हूं, लिखा है नजीर एंड कंपनी हैड एन एरर, राइट। नजीर एंड कंपनी से एरर हो गया। क्या एरर हो गया? कहता है कि एरर ये हुआ कि उन्होंने अपने एक पेमेंट, अपने रिकॉर्ड ये कर लिया अकाउंट पेबल की सेटलमेंट के अगेंस्ट 13,500 रिकॉर्ड कर लिया। कहते हैं वाइज द चेक वाज इशूड फॉर द करेक्ट अमाउंट 15,300। आपने अपने वही अगेन एक्चुअल अमाउंट जो आपने इशू किया था स्टूडेंट, एक्चुअल जो चेक आपने इशू किया था उसका अमाउंट था 15,300, एग्री। लेकिन आपने अपनी कैश बुक से जब रिकॉर्ड किया, मतलब लेस करने लगे, तो रिकॉर्डेड अमाउंट आपसे क्या हो गया, वो 5 और 3 का हेर फेर हो गया, यानी कि आपने 13,500 रुपए लेस कर लिए। तो क्या डिफरेंस आता है स्टूडेंट? 15,300 माइनस 13,500, 18,000 का इस दफा डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, सॉरी 1,800 रुपए का। तो स्टूडेंट 1,800 रुपए यकीनन हमें क्या करना है, अगेन मुझे लेस ये करना चाहिए थे 15,300
13,300, मैं लेस करके बैठा हूं 13,500। अगेन मेरी गलती है कि मैंने अंडरस्टेट लेस किया, तो दोबारा ये मेरा एरर हो गया स्टूडेंट, और दोबारा ये बात लिखेंगे अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट को अंडरस्टेट कर दिया था गलती से, राइट स्टूडेंट। कितना 1800 रुपए, ये भी लेस हो रहा था स्टूडेंट। लेस के लिए आपको पता है ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये 1800 रुपए भी कैश बुक से लेस होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट हमारे पास, कहता है चेक डिपॉजिटेड ऑन जनवरी 6, चेक डिपॉजिटेड ऑन जनवरी 6 बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट 12,000, राइट स्टूडेंट, दिखा आपको जी स्टूडेंट। लास्ट क्या कहता है, चेक डिपॉजिटेड ऑन जनवरी 6 बट नॉट शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट 12,000। कहता है कि हमने 6 जनवरी को एक चेक जमा करवा दिया था बैंक में 12,000 रुपए का, लेकिन उसके बावजूद जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाई गई तो उसमें वो 12,000 का चेक शो नहीं हो रहा था। आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आपने कोई चेक डिपॉजिट के लिए भेजा हुआ है, राइट, और अगर वो बैंक में नहीं पहुंच पाया एंड ऑफ दी मंथ तक, तो हम उसको या तो ट्रीट करते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट चेक, समथिंग, सबकी मीनिंग एक ही है। तो यहां पे भी क्या हुआ, ऐसा चेक जो हमने इशू तो डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी तक बैंक में शामिल नहीं हुआ, इसको हम कह सकते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। हम ये भी नाम दे सकते हैं नॉट रॉन्ग। कितना है, 12,000 रुपए ऐड किया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए टोटल हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस थी, 2 पासबुक की, 2 कैश बुक की, राइट स्टूडेंट। अब जरा ऐड और लेस कर लेते हैं हमारे पास। चलें जी, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है 31,800 और 2 ट्रांजैक्शन थी, दोनों को माइनस करना था। तो हम क्या करते हैं, 31,800 में से माइनस करते हैं 5,000, फिर माइनस करते हैं 1,800। तो स्टूडेंट हमारा बैलेंस आता है एग्जैक्ट 25,000 रुपए। 25,000 रुपए हमारे हिसाब से आ रहा है कि 2 गलतियां हुई थी बैंक में, कैश वालों ने अपनी दोनों गलतियों को सही किया, राइट, रेक्टिफाई करते ही बैलेंस आ गया 25। हम देखते हैं बैंक से भी 2 गलतियां हुई थी, क्या वो लोग भी इन दोनों को रेक्टिफाई करने के बाद बैलेंस सेम ला रहे हैं। तो देखें बैंक का बैलेंस है 9,400 और बैंक में दोनों गलतियां ऐड करने की थी, मतलब ऐड करना रह गया था, तो 3,600 ऐड करेंगे और 12,000 ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा बैंक का बैलेंस भी एग्जैक्ट 25,000 आ गया। तो जैसी दोनों बुक के बैलेंस सेम आए, हमने इनको कौन सा नाम देना है, एडजस्टेड बैलेंस। ओके स्टूडेंट, इसका एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे और फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी ये बताऊंगा जो कि आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे मुझे जमा करवाना है, राइट। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक टेक केयर, खुदा हाफिज।